जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इनोवेशन स्टडी में। मैं संदीप चौधरी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं संजीव डेसवर्क के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने विज्ञान की संजीव डेसवर्क है वो शुरू कर रखी है और उसमें हमने 4 मॉडल पेपर कंप्लीट कर लिए हैं। अगर वो पीछे वाली क्लासें आपने नहीं देखी है तो इस क्लास के आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप पीछे वाली क्लासें देख लीजिएगा। एक आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर किसी भी स्टूडेंट को पीडीएफ डाउनलोड करनी है आपकी डेसवर्क की, तो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी है और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से जाकर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। और प्रत्येक सब्जेक्ट की संजीव और एक्सीलेंट दोनों की डेसवर्क है वो प्रत्येक सब्जेक्ट की वहाँ पे अपलोड कर रखी है, तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ से जाकर के पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। एक आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर मैथ की सॉल्यूशन है वो संजीव का कंप्लीट करवा दिया है, संजीव डेसवर्क का मैथ का सॉल्यूशन कंप्लीट करवा दिया है, वो वीडियो भी आप देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको कंटिन्यू मिलेगी। और एक्सीलेंट है वो सर ने शुरू कर रखी है, तो वो भी आप क्लासें लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया तो एक बार क्लास को लाइक जरूर करें ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। चलिए पहला क्वेश्चन देखिएगा। अभी 5 नंबर मॉडल पेपर का पहला क्वेश्चन है, ग्लूकोज पाइरूवेट में विघटित हो जाता है। तो ग्लूकोज है वो पाइरूवेट में विघटित होता है, तो वो कोशिका द्रव्य में विघटित होता है, यानी ए ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। ग्लूकोज है वो कोशिका द्रव में जाने के बाद में पाइरूवेट में विघटित हो जाता है, पाइरूवेट में टूट जाता है। अगला क्वेश्चन देखो भी 2 नंबर क्वेश्चन है, प्रत्यवर्ती क्रिया है। तो प्रत्यवर्ती क्रिया कौन सी है अभी, तो इसमें उद्दीपन के बाद में संवेदी, फिर प्रेरक यानी मोटर और फिर प्रतिक्रिया, यानी ए ऑप्शन है वो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, किस हार्मोन के निर्माण हेतु आयोडीन आवश्यक होता है। तो ये थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है, बे ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन देखो भी, वसानुगति की कार्य की इकाई होती है, तो वो जीन होती है, यानी बे ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो भी 5 नंबर क्वेश्चन है, किसी समतल दर्पण पर प्रकाश की किरण अभिलंबवत आपतित होती है, तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा। तो यहाँ पे देखिएगा परावर्तन कोण का मान है वो 0 होगा। अब मैं डायग्राम के द्वारा आपको बता देता हूँ। ये कोई एक समतल दर्पण है, ठीक है। अब ये समतल दर्पण है, अब इसके ऊपर हमने एक अभिलंब डाल रखा है और इस अभिलंब के ऊपर ही क्या कर रहा है, ये आपतित हो रही है। इस अभिलंब के अभिलंबवत आपतित हो रही है, यहां से इस प्रकार से ये आपतित हो रही है। तो ये जब समतल दर्पण के टकराएगी तो टकराने के बाद में वो क्या है, उसी दिशा में वापस चली जाएगी, उसी दिशा में वापस चली जाएगी। तो इनके द्वारा जो बनाया गया कोण है वो क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको। यानी ये इस प्रकार से अभिलंब पर आपतित होगी, तो ये क्या है, समतल दर्पण पे टकराने के बाद में उसी दिशा में क्या है, वापस चली जाएगी। तो ये 0 डिग्री का एंगल बनाएगी। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो सबसे अधिक विचलित होता है, सबसे अधिक कौन सा रंग विचलित होता है। तो बैंगनी रंग है वो सबसे अधिक विचलित होता है और लाल रंग है वो सबसे कम विचलित होता है। तो स ऑप्शन है वो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी 7 नंबर क्वेश्चन है, 2 चालक तार जिसके पदार्थ लंबाई और व्यास, यानी जिसके पदार्थ लंबाई और व्यास समान है, किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं। तो श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम, पहले श्रेणी क्रम और फिर पार्श्व क्रम में संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात आपको बताना है कितना होगा। तो 1:4 हो जाएगा, यानी स ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। अब ये 1:4 है वो कैसे होगा मैं आपको नीचे समझा देता हूं, ठीक है। अब थोड़ा सा और नीचे लेके चलता हूं, यहाँ पे बता देता हूं 1:4 है वो कैसा होगा, क्योंकि इसमें बताया गया है जो पदार्थ, जो प्रतिरोध है, जो तार है, उनका पदार्थ है, आकार है और व्यास है वो क्या है, समान है। ठीक है, तो आपको पता है श्रेणी क्रम में जब संयोजित होता है, यहाँ पे बता देता हूं, श्रेणी क्रम में जब हम संयोजित करते हैं तो किस प्रकार से संयोजित करेंगे, R1 प्लस में Rn बराबर क्या होगा, R1 प्लस में R2 प्लस में R3, इस प्रकार से संयोजित होगा। ठीक है,
तो हम क्या है एक बार 2 ही प्रतिरोध ले लेते हैं, तो इस प्रकार से, ठीक है। और पार्श्वक्रम में होगा, पार्श्वक्रम में होगा तो ये क्या होगा, पार्श्वक्रम में 1/r तो बराबर क्या होगा 1/r1 प्लस में 1/r2 इस प्रकार से होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पता है भी उसने क्वेश्चन में ये बोल रखा है भी समान व्यास, यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन में बोल रखा है, ये देखिए भी पार्श्वक्रम में संयोजित 2 तार है जिनके पदार्थ लंबाई और व्यास समान है, पदार्थ लंबाई और व्यास समान है, तो किसी परिपथ विद्युत परिपथ में श्रेणी पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्वक्रम में संयोजित किए जाते हैं, तो श्रेणी क्रम और पार्श्वक्रम में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात बताना है आपको क्या होगा। तो समान पदार्थ हैं, समान पदार्थ के बने हुए हैं, तो उसका जो प्रतिरोध होगा वो भी क्या होगा समान होगा, ठीक है। प्रतिरोध होगा वो भी क्या होगा समान होगा। तो यहाँ पे श्रेणी क्रम के लिए देखिएगा, श्रेणी क्रम के लिए जैसे कि इस प्रकार से 2 हमने प्रतिरोध लगा दिए, ठीक है, और इसको इस प्रकार से संयोजित कर दिया, ठीक है। अब एक प्रतिरोध ये है और एक ये है, एक अब इसमें जो प्रतिरोध में मान लिया भी एक में R और दूसरे में भी R होगा, क्योंकि प्रतिरोध समान होगा, समान पदार्थ के बने हुए हैं, समान व्यास है, तो इनका भी प्रतिरोध क्या होगा दोनों का समान होगा। तो इसको अगर हम दोनों प्रतिरोध को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा अपने पास में भी, दोनों प्रतिरोधों को जोड़ेंगे तो जैसे कि R1 प्लस में R2 है, तो R1 का प्रतिरोध कितना है R है, और R2 का प्रतिरोध भी कितना होगा R है, तो ये कितना बन जाएगा 2R बन जाएगा, ठीक है, कितना बन जाएगा 2R बन जाएगा। देन उसके बाद में पार्श्वक्रम में अगर हम संयोजित करेंगे इसको, पार्श्वक्रम में जब हम इसको संयोजित करेंगे तो इस प्रकार से अपने पास में पार्श्वक्रम यानी संयोजित समांतर क्रम बोल सकते हैं अपन, ठीक है। इस प्रकार से हमने इसको संयोजित कर दिया, एक बैटरी से जोड़ दिया इस प्रकार से। अब इसमें भी जो प्रतिरोध होगा वो क्या होगा समान होगा, ठीक है। मैंने मान लिया क्या है प्रतिरोध, इसका भी R मान लिया और इसका भी R मान लिया। अब इसमें क्या होगा जब हम टोटल प्रतिरोध निकालेंगे इसका, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/R1 प्लस में 1/R2। R1 का मान आपके पास में कितना है R है, तो 1/R और प्लस में क्या आ जाएगा 1/R आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से इसको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास में इसका जो एलसीएम लेके अगर हम सोल्व करेंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा R और ऊपर क्या आ जाएगा 2, ऊपर क्या आ जाएगा 2, तो ये क्या बन जाएगा अपने पास में 1/R, 1/R बराबर क्या आ जाएगा 2/R हो जाएगा। अब अगर हम R का मान निकालेंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा R/2 आ जाएगा इसका मान, ठीक है। एक ये दूसरी समीकरण बन गई अपने पास में, ये पहली समीकरण बन गई और ये दूसरी समीकरण बन गई। अब अपने को क्या है ऊष्मा निकालनी है, ऊष्मा निकालनी है, तो आपको पता है ऊष्मा का जो मान होता है वो कितना होता है, जो फॉर्मूला होता है ऊष्मा का फॉर्मूला होता है H बराबर क्या होगा V स्क्वायर अपॉन में R और इंटू T, ठीक है। ये आप यहाँ पे ये मान लेना भी, जो हमने क्या है इसको भी क्या है T समय के लिए चलाया और इसको भी क्या है T समय के लिए हमने क्या है विद्युत धारा है वो प्रवाहित की है, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे चलते हैं। अब आपको पता है जैसे कि मैं श्रेणी क्रम के लिए ले लेता हूँ, श्रेणी क्रम के लिए V स्क्वायर अपॉन में R, तो आपको यहाँ पे V की वैल्यू क्या है, V की वैल्यू H बराबर क्या होगा V स्क्वायर और अपॉन में R की वैल्यू क्या है यहाँ पे V स्क्वायर, V यहाँ पे विभवांतर होता है भी, ठीक है। तो पहले में R की वैल्यू क्या है, पहले में श्रेणी क्रम में R की वैल्यू है वो 2R है, क्या है 2R है, तो R की वैल्यू आप रख दो 2R, यहाँ पे R की वैल्यू 2R रख दी और T समय के लिए है, ठीक है। तो एक समीकरण अपने पास में ये बन गई, और दूसरी जो अगर मैं यहाँ पे ये श्रेणी क्रम के लिए होगी और ये दूसरी है वो पार्श्वक्रम के लिए ले लेता हूँ। पार्श्वक्रम के लिए वही होगा H बराबर क्या होगा V स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा R और इंटू T समय के लिए। तो यहाँ पे R की वैल्यू यहाँ पे क्या है, R की वैल्यू है यहाँ पे क्या है, तो R की वैल्यू यहाँ पे R अपॉन में 2 है,
r/2 है, तो वो आप यहाँ पे रख दीजिएगा। तो ये हो जाएगा अपने पास में v² 2/r, नहीं r/2 है। एक मिनट, वैल्यू क्या है, r/2 है भी, ठीक है। तो यहाँ पे अपन रख देंगे r/2, और ये 2 है वो नीचे है, तो ये क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो ये इंटू टी है ही यहाँ पे, तो ये बन जाएगा अपने पास में 2v² में क्या बन जाएगा, r और इंटू टी। अब अपने को क्या है, दोनों का अनुपात निकालना है, श्रेणी क्रम और पार्श्वक्रम दोनों का क्या करना है, अनुपात निकालना है। तो H1/H2 यानी हीट 1 और हीट 2 के लिए यहाँ पे पहले तो ये रख दो आप, H1 के लिए v² क्या आ जाएगा, 2r आ जाएगा, और इंटू टी है यहाँ पे। अब ये इसके नीचे आएगा यहाँ पे, तो ये इसके नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, ये आगे मैं यहाँ पे गुना में लिख देता हूँ, जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा भी, इस प्रकार से हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा r, और ये क्या है, चेंज हो जाएगा भी, जो r नीचे है तो वो तो ऊपर चला जाएगा, और 2v² है ये क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, और यहाँ पे t समय है। अब देखो भी v² से तो v² कैंसिल हो गया, r से r कैंसिल हो गया, और t से t कैंसिल हो गया, ठीक है। तो अपने पास में क्या बचा, ऊपर तो बच गया 1, और यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे भी 2 है, तो ये बच गया 4। तो ये बन जाएगा अपने पास में 1/4, 1/4 बन जाएगा, ठीक है। इसका जो आंसर आएगा अपने पास में वो आ जाएगा 1/4 आ जाएगा, ठीक है। तो 1/4 है वो कौन से ऑप्शन में आ रहा है, 1/4 वो देख लो आप कौन से ऑप्शन में आ रहा है, यहाँ पे ये रहा। तो 1/4 है वो स ऑप्शन में आ रहा है, तो स ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अब दूसरा देखो भी, यदि R1 और R2 दो प्रतिरोध समांतर श्रेणी में है, दो प्रतिरोध क्या है, समांतर श्रेणी में जुड़े हुए हैं, तो इसका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, इसका तुल्य प्रतिरोध है वो क्या होगा ये बताना है। तो प्रत्येक से कम होगा भी, ठीक है, प्रत्येक से कम होगा, स ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, निम्न में से कौन सा पदार्थ प्रकाश की उपस्थिति में विघटित होता है, प्रकाश की उपस्थिति में विघटित हो जाता है, तो इसमें कौन सा पदार्थ है, तो वो हो जाएगा AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड है। ये अगर हम सूर्य के प्रकाश में रखेंगे तो ये क्या है, विघटित हो जाएगा, ठीक है, सिल्वर अलग हो जाएगा और क्लोरीन है वो अलग हो जाएगा। आगे चलते हैं भी, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन अपने पास में, संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या कहलाते हैं, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है वो एल्केन कहलाते हैं, यानी ए ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उस गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है, यह यौगिक जल में विलय है, यह तत्व क्या होगा, जल में विलय है यह तत्व क्या होगा, तो ये कैल्शियम हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उस गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है और ये यौगिक जल में विलयशील है, तो वो कैल्शियम हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो भी, अपघटकों का कार्य बताना है आपको, अपघटकों का कार्य क्या होता है, तो वो आपका राइट आंसर, पदार्थों का चक्रीकरण करना, यानी द ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, अगला क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक फॉर्मूला आपको बताना है क्या होता है, तो ये तो जिप्सम का होता है भी, CaSO4 ये जिप्सम का होता है, और ये CaSO4 हाफ H2O यानी आधा जल का अणु, ब ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा, ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का हो जाएगा। जिप्सम को जब हम गर्म करते हैं तो इसका जो 1.5 जल के अणु है वो क्या है, हट जाते हैं, जिसके कारण क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। अमीबा में जनन की विधि क्या होती है, तो द्विखंडन विधि होती है, यानी ए ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो भी, वह युक्ति जो परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को उत्क्रमित कर देती है, वह विधि या फिर वह युक्ति जो परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को उत्क्रमित कर देती है क्या कहलाती है, तो वो आपका राइट आंसर होगा दिक् परिवर्तक कहलाती है, दिक् परिवर्तक कहलाती है, यानी द ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में है, रुधिर में एक तरल माध्यम होता है,
रुधिर में एक तरल माध्यम होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लाज्मा आपका राइट आंसर होगा भी। अगला देखो भी, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, तो ये 24 कैरेट का होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखो भी, शुक्राणु उत्पादन के नियंत्रण के अतिरिक्त लड़कों में यौनारंभ के लक्षणों का कंट्रोल कौन करता है, तो वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, वो यौनारंभ के लक्षणों को क्या करता है, कंट्रोल करता है। अगला क्वेश्चन देखो भी, सोडा अम्ल अग्निशामक में किसका उपयोग किया जाता है, तो वो बेकिंग सोडे का उपयोग किया जाता है। ठीक है, बेकिंग सोडे का उपयोग किया जाता है सोडा अम्ल अग्निशामक में। अगला क्वेश्चन देखो भी, छोटे द्वारक के गोलीय दर्पणों के लिए वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी से दुगनी होती है। छोटे द्वारक के गोलीय दर्पणों के वक्रता त्रिज्या है वो फोकस दूरी की क्या होती है, दुगनी होती है। तो अपन बोल सकते हैं वक्रता त्रिज्या r बराबर क्या होता है, 2f होता है। ठीक है, तो दुगनी आ जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, वह विद्युत परिपथ में धातु के तार के दो सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के होता है, तो विद्युत धारा के समानुपाती होता है, भी समानुपाती हो जाएगा। ठीक है, यानी एक विद्युत परिपथ में धातु के तार के दोनों सिरों के बीच विभवांतर है, वो उसमें विद्युत धारा उसमें जो प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा है उसके क्या होगा, समानुपाती हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, ओजोन जिसे हम क्या बोलते हैं, O3 बोलते हैं, जो कि ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलकर बनी होती है। ये क्या होता है, एक घातक विष होता है, एक जहर होता है। ठीक है, घातक विष हो जाएगा या फिर जहर हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, जब समताप मंडल में जाती है वहां पे ओजोन परत का निर्माण करती है, तो ये हमारे लिए क्या है, अच्छी है। और ये जमीन पर जब आ जाती है तो ये क्या होती है, एक घातक विष होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो भी, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। 3 नंबर क्वेश्चन है। साथ साथ में क्लास को लाइक करते रहें भी, जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार क्लास को लाइक जरूर करें ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि जैसे ही अपन नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है भी, तो ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्यधिक सक्रिय धातुओं का निष्कर्षण किस विधि द्वारा किया जाता है, तो विद्युत अपघटन विधि द्वारा किया जाता है। विद्युत अपघटन विधि द्वारा अपन क्या करते हैं, अत्यधिक जो सक्रिय धातुएं होती है उसको विद्युत अपघटन विधि द्वारा उसका निष्कर्षण करते हैं। जो मध्यम वाली होती है उसको भर्जन विधि द्वारा, ठीक है, भर्जन के द्वारा उसमें जो एक तो निम्न और एक मध्यम क्रियाशील धातुएं होती है उसमें सल्फाइड और कार्बोनेट अशुद्धियां होती है, उसको भर्जन विधि द्वारा अपन क्या है, निस्यंदन और भर्जन विधि द्वारा उसको क्या है, अलग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भी, कार्बन परमाणु की ज्यामिति कैसी होती है, तो चतुष्फलकीय होती है भी। कार्बन परमाणु के 4 हाथ होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपने देखा भी होगा 4 हाथ होते हैं, तो इसको हम बोल सकते हैं चतुष्फलकीय। तो आप लिख देना यहाँ पे चतुष्फलकीय हो जाएगी। सर्वप्रथम अमोनियम साइनेट ने यूरिया का निर्माण कब और किसने किया था। सर्वप्रथम अमोनियम साइनेट है उससे यूरिया का निर्माण किसने किया था, तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेडरिक वुहल्लर। वैज्ञानिक का नाम है फ्रेडरिक वुहल्लर, और कब किया था, तो 1828 में किया था। 1828 में फ्रेडरिक वुहल्लर ने अमोनियम साइनाइड से यूरिया का निर्माण किया था। अगला क्वेश्चन देखो भी, किस हार्मोन द्वारा नर में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का निर्माण होता है, सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टरिस्टिक का निर्माण होता है, तो वो आपका राइट आंसर होगा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से होता है भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, अगला क्वेश्चन है, बीजाणुओं के चारों ओर पाई जाने वाली मोटी भित्ति का कार्य क्या है। चारों ओर जो
पाए जाने वाली मोटी भित्ति है उसका कार्य क्या होता है, तो ये प्रतिकूल परिस्थितियों में बीजाणु की रक्षा करती है। ठीक है, ये प्रतिकूल परिस्थितियों में बीजाणुओं की रक्षा करती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या है। आपके पास में अवतल दर्पण है और उसकी वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, तो उस अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होगी ये आपको बतानी है। वक्रता त्रिज्या की आधी होगी, लेकिन अवतल दर्पण दे रखा है तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, यहाँ पे जो उसकी त्रिज्या है वो अपन माइनस में लेंगे। तो आपको पता है F बराबर क्या होता है, R/2 होता है F बराबर। तो यहाँ पे वक्रता त्रिज्या को अपन क्या करेंगे, माइनस में लेंगे, -10/2, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास में आ जाएगा -5 सेंटीमीटर, -5 सेंटीमीटर है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अपवर्तन किसे कहते हैं, अपवर्तन है वो किसे कहते हैं, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपने पृथक कार्य तल से थोड़ा सा क्या है, विचलित हो जाती है। जैसे मैंने आपको बताया, जैसे इससे ऊपर तो क्या है, यहाँ पे विरल माध्यम है, ये विरल माध्यम है और ये संघन माध्यम है, ठीक है। अब प्रकाश की किरण है वो आ रही है इस प्रकार से, और आने के बाद में जैसे ही वो संघन माध्यम में प्रवेश करेगी तो वो क्या हो जाएगी, अपने जो गमन का जो रास्ता है उस रास्ते से क्या कर देगी, वो विचलन हो जाएगी और इस प्रकार से वो क्या है, अभिलंब की ओर झुक जाएगी, ठीक है। इसको जाना तो किस साइड में था, इस साइड में जाना था, लेकिन वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो अपन इस प्रकार से लिखेंगे भी, प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो पृथक कार्य तल पर किसी दिशा में वो क्या है, विचलन, किसी दिशा में विचलन की जो क्रिया है उस क्रिया को हम क्या बोलेंगे, अपवर्तन बोलेंगे। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी धारावाही चालक में धारा की दिशा को विपरीत कर दिया जाए तो क्या होगा। कोई धारावाही चालक है उसमें धारा को क्या कर दें, विपरीत कर दें तो क्या होगा, तो दिक्सूचक सुई की भुजाओं में विक्षेपण उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। दिक्सूचक सुई की भुजाओं में विक्षेपण की दिशा उल्टी हो जाएगी। तो यहां पे आप लिखोगे दिक्सूचक सुई की भुजाओं में विक्षेपण की दिशा उल्टी होगी, विक्षेपण की दिशा उल्टी होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो भी, पारिस्थितिकी स्तूप किसे कहते हैं, पारिस्थितिकी स्तूप किसे कहते हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्रों के विभिन्न जैविक घटकों के खाद्य स्तरों के संबंध में त्रिभुजाकार स्तूप द्वारा प्रदर्शित करते हैं, उन्हें ही हम क्या बोलते हैं, पारिस्थितिकी स्तूप कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूं। 4 नंबर क्वेश्चन है, जब सिल्वर नाइट्रेट को हम क्या करते हैं, सिल्वर नाइट्रेट के विलयन को कॉपर की एक पट्टी डाल दी जाती है तो क्या होगा, तो यहाँ पे विस्थापन अभिक्रिया होगी भाई, ठीक है, क्योंकि कॉपर है वो सिल्वर से क्या है, अधिक अभिक्रियाशील है। तो ये क्या कर देगा, सिल्वर को वहां से क्या कर देगा, प्रतिस्थापित कर देगा और स्वयं वहां पे आके बैठ जाएगा, ठीक है। तो यहां पे देखिएगा, जब सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में कॉपर की एक पट्टी डाली जाती है तो क्या होता है, तो इसमें एक में यहाँ पे AgNO3 ये सिल्वर नाइट्रेट है, और इस सिल्वर नाइट्रेट के घोल में मैं कॉपर डाल देता हूं तो क्या बन जाएगा, ये कॉपर नाइट्रेट बन जाएगा, NO3 की ट्वाइस और प्लस Ag भाई साहब को क्या कर देगा, यहां से विस्थापित कर देगा। अब इसको सोल्व करोगे तो आप संतुलित करोगे तो संतुलित कर देना, इस प्रकार से संतुलित ये हो जाएगी, ठीक है। तो यहां से क्या पता लगा भी, आप इस प्रकार से लिख देना भी, जब सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में कॉपर की एक पट्टी डालते हैं तो ये विलयन में Ag पृथक हो जाता है तथा कॉपर नाइट्रेट बनता है, जैसा कि यहाँ पे बना है, कॉपर नाइट्रेट बना है, और क्या हो जाता है, जिसके कारण क्या है, विलयन नीला हो जाता है, ठीक है,
विलयन है वो नीला हो जाता है। कॉपर है वो नाइट्रेट के साथ मिला है, कॉपर नाइट्रेट से विलयन है वो नीला हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे कॉपर है, ये क्या कर देगा, Hg को विस्थापित कर देता है। ठीक है, Hg को, सिल्वर को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा, क्योंकि कॉपर है वो अधिक अभिक्रियाशील है किससे, Hg से। अगला है जब कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक की पट्टी डाली जाती है, तो जिंक है वो यहाँ पे कॉपर से ज्यादा अभिक्रियाशील है, तो ये कॉपर को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। तो इसकी जो अभिक्रिया होगी वो ये बन जाएगी, कॉपर सल्फेट CuSO4 होता है और इसमें Zn यानी जिंक डाला जाता है, जिंक की पट्टी डाली जाती है, तो क्या बन जाएगा ये ZnSO4 प्लस में क्या बन जाएगा, Cu, प्लस में Cu यानी कॉपर बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, रंगहीन हो जाएगा, रंगहीन हो जाएगा। ठीक है, पहले ये रंगीन विलयन था और बाद में ये क्या है, जब हम इसमें जिंक डाल देते हैं तो ये ZnSO4 बना करके विलयन है वो रंगहीन हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि ये जो जिंक है ये क्या है, अधिक अभिक्रियाशील है कॉपर से, कॉपर को यहाँ से सल्फेट से क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है और ZnSO4 बन जाता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो भी, अगला 5 नंबर क्वेश्चन है आपके पास, वो है रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया है वो किसे कहते हैं, तो जिसमें ऑक्सीजन जुड़ती है, दोनों ही अभिक्रियाएं हो, जैसे अपचयन और उपचयन दोनों साथ में हो, वहां पे क्या होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जब दोनों अभिक्रियाएं, अपचयन और उपचयन दोनों साथ में हो तो उस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब मैं एक आपको अभिक्रिया के द्वारा समझा देता हूं यहाँ पे, जैसे कि ZnO जिंक ऑक्साइड है और प्लस में मैंने यहाँ पे कार्बन, क्या बनेगा ये Zn प्लस में CO कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहां से ऑक्सीजन है, यहां से ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, यहां पे ऑक्सीजन थी और यहां से ऑक्सीजन हट गई, तो यहां पे तो क्या हुआ है, अपचयन, यहां पे तो क्या हुआ है, अपचयन हुआ है। और यहां पे कार्बन के साथ कुछ भी नहीं था और यहां पे कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गई है, तो ये ऑक्सीकरण हुआ है। ठीक है, ऑक्सीकरण हुआ है, इसे हम बोलते हैं उपचयन बोलते हैं। तो ये दोनों, जब दोनों अभिक्रियाएं साथ में हो तो उस अभिक्रिया को अपन क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक है वो अपचयित होता है, अर्थात जिनमें उपचयन और अपचयन अभिक्रियाएं साथ में होती है उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भी, 6 नंबर क्वेश्चन है, अंगीठी में जलने वाले कोयले, अंगीठी में जलने वाले कोयला लाल रंग के समान उज्जवल होता है तथा बिना ज्वाला के उष्मा देता है, ऐसा क्यों होता है भी। तो इसमें आपको लिखना है, ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि केवल गैसीय पदार्थों के जलने पर ही ज्वाला उत्पन्न होती है। गैसीय पदार्थ होते हैं, गैसीय पदार्थ जब जलेंगे तभी ही ज्वाला उत्पन्न होगी। ठीक है, तभी ही ज्वाला उत्पन्न होती है। लकड़ी को जलाने पर उसमें उपस्थित जो वाष्पशील पदार्थ होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वाष्पीकृत हो जाते हैं, उड़ जाते हैं, जिससे क्या है, कोयले में ऐसे पदार्थ की कमी हो जाती है और क्या हो जाता है, वे बिना ज्वाला की उष्मा देता है। अगला क्वेश्चन देखो भी, संतृप्त और असंतृप्त कार्बन के बीच में रासायनिक अंतर आपको बताना है परीक्षण के माध्यम से। जैसा कि संतृप्त कार्बन क्या होता है और असंतृप्त कार्बन क्या होता है। संतृप्त कार्बन क्या होता है, जो कि कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाए, जैसे घी है वो कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में हो जाएगा। और असंतृप्त कार्बन जैसे कि तेल है, ये क्या है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में मिलता है, ठोस अवस्था में नहीं मिलता। जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में मिले वो असंतृप्त कार्बन होगा और जो कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में मिले वो क्या हो जाएगा, संतृप्त कार्बन हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम इन दोनों को अलग कैसे करेंगे, जैसे हमने एक परखनीली में क्या ले लिया, घी ले लिया। ठीक है, घी ले लिया और एक परखनीली में हमने तेल ले लिया, एक में घी है और एक में हमने तेल लिया है। अब इसको हम ब्रोमीन विलयन है, ब्रोमीन का विलयन लिया है हमने और इस दोनों में क्या कर दिया, दोनों नलियों में क्या कर दिया हमने, एक एक बूंद डाल दिया, तेल वाली में और घी वाली में। ठीक है, और दोनों में डालने के बाद में क्या होगा भी, विलयन है वो ब्रोमीन विलयन का रंग नारंगी रंग तेल में, जो ब्रोमीन विलयन का जो रंग है वो कैसा है, नारंगी है।
नारंगी है। अगर हम इसको तेल वाले में डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, नारंगी रंग क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। लेकिन मक्खन वाले में अगर हम ये ब्रोमीन का विलयन डालेंगे तो ये नारंगी रंग है वो गायब नहीं होगा। तो इस प्रकार से हम तृप्त और अतृप्त कार्बन के बीच में क्या है, रासायनिक अंतर कर सकते हैं। एक प्रश्नावली में हमने क्या है, कुछ घी लिया है और दूसरी प्रश्नावली में तेल लिया है। ब्रोमीन विलयन जिसका रंग कैसा है, नारंगी है, इसको जब हम तेल वाली प्रश्नावली में डालते हैं तो ये नारंगी रंग गायब हो जाता है, और जब हम इसे घी वाली प्रश्नावली में डालते हैं तो नारंगी रंग है वो बना रहता है, गायब नहीं होता है। तो इस प्रकार से हम इसको अलग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भी, निःश्वसन और उच्चश्वसन में दो अंतर आपको बताना है। निःश्वसन क्या होता है, नी के अंदर, नी का मतलब होता है अंदर, यानी जब हम सांस अंदर लेते हैं तो उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं निःश्वसन, और जब हम सांस छोड़ते हैं उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, उच्चश्वसन बोलते हैं। तो निःश्वसन और उच्चश्वसन में आपको बताना है, अंतर बताना है। निःश्वसन कौन सा होता है, तो निःश्वसन जब हम क्या है, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, जब हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं तो वो निःश्वसन हो गया। और उच्चश्वसन जब हम कार्बन डाइऑक्साइड यानी जब हम कार्बन डाइऑक्साइड भीतर से बाहर निकालते हैं, अंदर से बाहर निकालते हैं तो उसे उच्चश्वसन बोलते हैं। ठीक है, एक कारण तो ये हो गया, एक अंतर ये हो गया। दूसरा अंतर आप ये लिख देना, निःश्वसन में वक्षीय गुहा का आयतन बढ़ जाता है। वक्षीय गुहा है, इसका आयतन है वो बढ़ जाएगा। जब हम ऑक्सीजन अंदर लेंगे तो अंदर का जो आयतन है, दाब है, वो क्या है, बढ़ जाएगा। और जब हम छोड़ेंगे, जब हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे, सांस बाहर निकालेंगे, तो जो अंदर का जो तापमान, अंदर का जो आयतन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो दूसरा अंतर इसका ये हो जाएगा। आगे चलते हैं, साथ साथ में क्लास को लाइक करते रहिएगा भी। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार क्लास को लाइक जरूर करें ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लेना, ताकि जैसे ही अपन नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन देखो भाई, इसमें है वो पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र आपको बनाना है। ठीक है, पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र बनाना है, तो आप इस प्रकार से नामांकित चित्र है वो बना सकते हैं। और आपको सचित्र वर्णन करना है भी, ठीक है ना, साथ में आपको क्या करना है, इसके नाम भी आपको लिखने हैं। इस प्रकार से आपको बनाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो भी, 10 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है स्वपरागण किसे कहते हैं, इसके आपको लाभ बताने हैं। स्वपरागण और एक होता है परपरागण। स्वपरागण होता है एक ही पौधे के ऊपर नर और मादा, यानी एक ही पौधे के ऊपर जो परागण होता है, एक ही पौधे के ऊपर हो, उसे हम बोलते हैं स्वपरागण। और जो एक पौधे से दूसरे पौधे में जनन हो, उसे हम क्या बोलते हैं, परपरागण बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पे स्वपरागण क्या होगा भी, किसी एक पुष्प के परागकणों का स्थानांतरण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर होने को क्या बोलते हैं, स्वपरागण बोलते हैं, यानी एक ही पौधे के ऊपर होगा। और इसके लाभ क्या होगा, तो इसमें लाभ ये हो जाएगा भी, स्वपरागण पुष्पों में स्वपरागण पूर्णतः निश्चित क्रिया है। ठीक है, और परागकणों को वर्तिकाग्र तक पहुंचने के लिए अलग अलग साधनों का यूज नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि अगर परपरागण होता है उसमें क्या है, जो परागकण है वो एक पौधे से दूसरे पौधे में जाते हैं, तो वो मक्खी के द्वारा, इस प्रकार से बीच में वायु के द्वारा भी जाते हैं, मक्खियों के द्वारा भी जाते हैं। ठीक है ना, तो इस प्रकार से दूसरे पौधे पे जाते हैं, तो उसमें क्या है, माध्यम की आवश्यकता होती है परपरागण में। लेकिन स्वपरागण में क्या है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। और इसमें क्या है, स्वपरागण के अंदर जो परागकण है वो क्या है, ज्यादा नष्ट भी नहीं होते, और थोड़े से परागकणों से ही ये क्या है, क्रिया हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन है, अभिसारी लेंस और अपसारी लेंस में कोई दो अंतर आपको बताने हैं। अभिसारी लेंस कौन सा होता है और अपसारी लेंस कौन सा होता है। तो ये पहला अंतर आपको ये लिखना है भी, अभिसारी लेंस है वो क्या है, बाहर की ओर क्या होते हैं, इसमें बाहर की ओर उभरे दो गोलीय दर्पण होते हैं। अभिसारी लेंस जैसे कि इस प्रकार से होगा भी, ठीक है, इस प्रकार से होगा। और अपसारी लेंस होता है वो क्या है, अंदर की ओर दसे हुए दो गोलीय पृष्ठ होंगे, जैसे कि इस प्रकार से, ये क्या होगा, अपसारी लेंस होगा। ठीक है, अभिसारी लेंस और अपसारी लेंस। अब इसमें क्या होगा, पहला कंडीशन तो ये हो गया, पहला अंतर तो ये हो गया भी, अभिसारी लेंस है ये क्या है, बाहर की ओर उभरा हुआ होगा,
और अपसारी लेंस है ये क्या है, अंदर की ओर क्या होगा, वक्रित होगा। दूसरा इसका अंतर आप ये लिख देना भी, ये क्या करते हैं, प्रकाश किरणों को अभिसरित कर देते हैं। जब इसके ऊपर प्रकाश किरण आएगी तब ये क्या कर देंगे, अभिसरित कर देंगे, इस प्रकार से फैला देंगे, ठीक है। और जब अपसारी लेंस है, जब प्रकाश की किरण आएगी इसके ऊपर तो ये क्या करते हैं, अपसरित कर देते हैं। जैसे इस प्रकार इसमें आएगी, इसके ऊपर आएगी तो ये क्या कर देगा, अपसरित कर देगा इसको, ठीक है, इस प्रकार से एक बिंदु के ऊपर। तो दूसरा कारण इसका ये हो गया, अंतर हो गया, ठीक है। ये क्या करता है, अभिसरित करता है और ये अपसरित करता है। आगे देखो भी, नेक्स्ट है, जब आपको यहाँ पे अवतल दर्पण के किरण आरेख बनाना है, जब वस्तु F और फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में हो, जब वस्तु क्या है, F और वक्रता केंद्र के बीच में हो, तो इस प्रकार से आपको बनाना है भी, ठीक है। इसको हमने क्या किया है, पॉलिश कर दिया। अब ये क्या है, मुख्य एक्स है और ये मैंने मान लिया भी F है और ये इसका वक्रता केंद्र C है, और इन दोनों के बीच में हमने क्या है, वस्तु को यहाँ पे रख रखा है, ठीक है। और जब इसकी प्रकाश की किरण यहाँ से इसमें आएगी तो ये क्या होगा, यहाँ से परावर्तन होगा और परावर्तन होने के बाद में ये कहाँ से निकल जाएगी, मुख्य फोकस से होकर इस प्रकार से निकल जाएगी, ठीक है। और दूसरी है, वो प्रकाश किरण में कहाँ से निकाल रहा हूँ, तो दूसरी वक्रता केंद्र से होकर निकलेगी भी, ठीक है। वक्रता केंद्र से होकर इस प्रकार से और यहाँ से वापस जाएगी और वापस उसी दिशा में वापस चली जाएगी, उसी दिशा में क्या होगी, ये वापस चली जाएगी और ये आगे जाकर के मिलेगी। और इसको हम बोल सकते हैं भी, ये जो जो प्रतिबिंब बनेगा ये उल्टा बनेगा, ठीक है। और ये उल्टा बनेगा और वक्रता केंद्र से परे बनेगा, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनेगा और क्या बनेगा, बड़ा बनेगा, ठीक है। ये आप लिखना भी, इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा वो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनेगा, उल्टा बनेगा। जैसे कि वस्तु यहाँ पे हमने इस प्रकार से रख रखी है तो ये उल्टा बना है, ठीक है, उल्टा बनेगा और बड़ा बनेगा और वास्तविक बनेगा। दूसरी कंडीशन हमको दी गई है, जब वस्तु कहाँ पे रखी गई है हमने, जब वस्तु है वो हमने फोकस और ध्रुव P के बीच में रखी है, फोकस और ध्रुव P के बीच में रखी है। ये फोकस है अपना और ये ध्रुव P है, इनके बीच में हमने यहाँ पर रख दी कोई वस्तु, ठीक है, यहाँ पे रखी है। अब इससे एक तो किरण जाएगी इस प्रकार से प्रकाशीय केंद्र से और वापस टकरा करके इस प्रकार से आ जाएगी। दूसरी जो किरण में डाल रहा हूं, दूसरी किरण में यहाँ पे डालूंगा, ठीक है, और यहाँ पे डालने के बाद में ये क्या है, वापस इस प्रकार से आ जाएगी और ये क्या है, कहीं पे भी नहीं मिलेगी। लेकिन जब हम इसको वापस पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो ये क्या है, पीछे की ओर बढ़ाने पर ये मिल जाएगी और ये जो आभासी बनेगा, वास्तविक नहीं बनेगा। वास्तविक तो इस प्रकार से बनता है, ये क्या बनेगा, आभासी बनेगा, ठीक है, ये आभासी बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा भी, वस्तु से बड़ा बनेगा और आभासी बनेगा। और ये क्या बनेगा, सीधा बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा और दर्पण के पीछे बनेगा। दर्पण के जो पीछे बनता है वो प्रतिबिंब कैसा बनता है, भी आभासी बनता है, और आगे बनता है वो वास्तविक बनता है, ठीक है। तो ये सीधा बनेगा क्योंकि वस्तु भी इस साइड में है, ऊपर है, और यहाँ पे भी ये जो प्रतिबिंब बन रहा है ये भी क्या है, ऊपर बन रहा है। तो सीधा बनेगा, आभासी बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। तो इस प्रकार से हमने आज की क्लास में 12 क्वेश्चन यानी 12 क्वेश्चन कवर किए हैं। आई होप आपको प्रत्येक क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चंस में आपको डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। क्लास पसंद आई है तो दिल से लाइक करना भी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना अपने सभी दोस्तों के साथ में, ताकि सभी दोस्तों को क्लास का लाभ मिले। एक आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर किसी भी दोस्त को PDF डाउनलोड करनी है डेस्कवर्क की, ठीक है, PDF डाउनलोड करनी है डेस्कवर्क की, तो PDF है वो एक्सीलेंट और संजीव दोनों की अपलोड कर रखी है प्रत्येक सब्जेक्ट की, हिंदी मीडियम की, टेलीग्राम चैनल पे। और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहाँ से जाकर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और वहाँ से प्रत्येक सब्जेक्ट की आप PDF है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।